एडजी में आपका फिर से स्वागत है। आपका पर्सनल एआई ट्यूटर। और आज हम सीबीएसई क्लास 11 के क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज को आराम से रिवाइज करेंगे। यह हमारा एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 60 मिनट्स का। इसलिए नोटबुक हो तो पास रखो, लेकिन सिर्फ सुनकर भी सीख सकते हो। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। जयपुर की छात्रा अनन्या ने बताया था कि पीरियोडिक टेबल देखकर उसे लगा जैसे बहुत सारी जानकारी एक साथ याद करनी पड़ेगी। आज हम दिखाएंगे कि इसमें पैटर्न है, क्लासिफिकेशन की जरूरत, डोबेराइनर से मेंडलीव तक हिस्ट्री, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चार ब्लॉक्स और एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तथा रिएक्टिविटी के ट्रेंड्स। बीच बीच में क्वेश्चंस और एग्जाम टिप्स होंगे, तो कामली साथ बने रहो। और सुनते समय एक बात याद रखो, हर आंसर को तुरंत रटने की जगह खुद से पूछना है कि यह ट्रेंड क्यों आता है। अगर कोई लाइन कंफ्यूजिंग लगे तो नोटबुक में छोटा सा क्वेश्चन लिख देना। हम पहले कॉन्सेप्ट बनाएंगे, फिर उसी कॉन्सेप्ट से प्रिडिक्शन करेंगे। हमारा लर्निंग मैप बहुत साफ है। पहले क्लासिफिकेशन की जरूरत और हिस्टोरिकल अटेम्प्ट्स, फिर मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कंपैरिजन, उसके बाद पीरियड्स, ग्रुप्स, आईयूपीएसी नेमिंग और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से टेबल की पोजीशन, फिर एस पीडीएफ ब्लॉक्स, फिजिकल ट्रेंड्स, केमिकल ट्रेंड्स और अंत में एग्जाम स्टाइल रिकॉल। हर सेक्शन के बाद एक छोटा मेंटल चेक पॉइंट होगा। चलो शुरुआत एक सिंपल क्वेश्चन से करते हैं। अगर एलिमेंट्स बहुत कम होते तो क्या हर एलिमेंट की केमिस्ट्री अलग अलग पढ़ना आसान होता? लेकिन सोर्स में बताया गया है कि 1800 में 31 एलिमेंट्स नोन थे, 1865 तक 63 हो गए और बाद में संख्या बहुत बढ़ी। इतने एलिमेंट्स और उनके इन्यूमरेबल कंपाउंड्स को इंडिविजुअली पढ़ना कठिन क्यों होगा? क्योंकि इंडिविजुअल स्टडी में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस का बड़ा पिक्चर छूट जाता। क्लासिफिकेशन एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। इससे नोन केमिकल फैक्ट्स रैशनलाइज होते हैं और अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। एग्जाम पॉइंट: क्लासिफिकेशन का उद्देश्य केवल टेबल बनाना नहीं, बल्कि नॉलेज को ऑर्गेनाइज करके केमिकल बिहेवियर समझना और आगे प्रेडिक्शन करना है। तो स्टूडेंट आंसर में दो कीवर्ड जरूर आएंगे, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन और प्रिडिक्शन। अब एक सेकंड रुक कर सोचो, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है? इसका अर्थ है प्रॉपर्टीज का कुछ रेगुलर इंटरवल्स पर रिपीट होना। एलिमेंट्स रैंडम कलेक्शन नहीं है, वे ट्रेंड्स दिखाते हैं और सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले फैमिलीज में आते हैं। बिल्कुल। इसी पीरियोडिक रेकरेंस को समझने के लिए साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज किया। क्लासिफिकेशन से स्टडी कॉम्पैक्ट होती है, कंपैरिजन आसान होता है और किसी एलिमेंट की पोजीशन देखकर उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में रीजन किया जा सकता है। यही इस पूरे चैप्टर का सेंट्रल आइडिया है। अब हिस्ट्री को कहानी की तरह देखते हैं। सबसे पहले जोहान डोबराइनर ने अर्ली 1800 एस में ट्रेंड्स पर ध्यान दिया। 1829 के आसपास उन्होंने कुछ ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स देखे, जिन्हें ट्रायड्स कहा गया। इन ट्रायड्स में मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट बाकी दो के बीच लगभग हाफवे होता था और प्रॉपर्टीज भी बीच जैसी होती थी। उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक ट्रायड थे। इसी तरह कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ग्रुप्स दिए गए। लेकिन लॉ ऑफ ट्रायड्स केवल कुछ एलिमेंट्स पर काम करता था, इसलिए इसे ब्रॉडली यूजफुल क्लासिफिकेशन नहीं माना गया। एग्जाम में इसकी लिमिटेशन लिखना मत भूलना। फिर जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स आए। 1865 में उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स में अरेंज किया और कहा कि एवरी 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट जैसी होती हैं। म्यूजिक के ऑक्टेव से एनालॉजी दी गई, इसलिए इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा गया। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? ये आइडिया कहाँ तक सही था? न्यूलैंड्स का लॉ एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम तक काफी हद तक ठीक दिखा, लेकिन उसके बाद लागू नहीं हुआ, इसलिए उस समय से वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर भी उनके वर्क को रिकॉग्निशन मिला और 1887 में रॉयल सोसाइटी लंदन ने उन्हें डेवी मेडल दिया। हिस्टोरिकल सीक्वेंस में यह फैक्ट कॉमनली टेस्टेड हो सकता है। डोब्राइनर और न्यूलैंड्स के बीच एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। डोब्राइनर ने तीन तीन एलिमेंट्स की सिमिलैरिटी देखी,
जबकि न्यूलैंड्स ने 8वें एलिमेंट की रिकरेंस पर फोकस किया। दोनों एटॉमिक वेट ऑर्डर पर डिपेंड कर रहे थे। अब सोचो, अगर पैटर्न फ्यू एलिमेंट्स तक ही चले तो क्लासिफिकेशन की रिलायबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा? सही रिलायबिलिटी लिमिटेड होगी। इसी पीरियड में एईबी डे शंकोटवा ने 1862 में इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स के आधार पर सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट बनाया। फिर 1869 में दिमित्री मेंडलीव और लोथर मेयर ने इंडिपेंडेंटली पीरियोडिक रिलेशनशिप्स पर काम किया। लोथर मेयर ने एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को एटॉमिक वेट के अगेंस्ट प्लॉट करके रिपीटेड पैटर्न देखा। लेकिन क्रेडिट सबसे ज्यादा मेंडलीव को क्यों मिलता है? केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने टेबल बनाया, उन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फॉर्मूलाज और सिमिलर बिहेवियर को साथ में यूज किया। जब एटॉमिक वेट ऑर्डर और प्रॉपर्टीज में कॉन्फ्लिक्ट आया, तो उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज को प्रायोरिटी दी। ये उनका साइंटिफिक जजमेंट था। मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ थी, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। उन्होंने हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स बनाए और सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को सेम वर्टिकल ग्रुप में रखा। कभी कभी उन्होंने एटॉमिक वेट्स का स्ट्रिक्ट ऑर्डर भी इग्नोर किया, क्योंकि मेजरमेंट्स इनकरेक्ट हो सकते थे और केमिकल सिमिलरिटी ज्यादा मीनिंगफुल थी। आयोडीन और टेल्यूरम वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडीन का एटॉमिक वेट लोअर था, फिर भी उसे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ ग्रुप 17 में रखा गया क्योंकि प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। यहाँ एग्जाम में रीजनिंग पूछी जा सकती है। मेंडलीव ने एटॉमिक वेट से ज्यादा सिमिलरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज को इंपॉर्टेंस दी। और सबसे इंप्रेसिव बात थी गैप्स छोड़ना। मेंडलीव ने कहा कि कुछ एलिमेंट्स अभी अनडिस्कवर्ड हैं। एल्यूमिनियम के नीचे एका एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे एका सिलिकॉन के लिए गैप्स छोड़े। बाद में गैलियम और जर्मेनियम डिस्कवर हुए और प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज एक्सपेरिमेंट से काफी मैच हुई। इस सक्सेस ने पीरियोडिक टेबल की क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ाई। एक क्विक रिकॉल, डोबेराइनर ने क्या दिया, न्यूलैंड्स ने क्या दिया और मेंडलेव की स्पेशल स्ट्रेंथ क्या थी? अपने मन में बोलो। ट्रायड्स, ऑक्टेव्स और गैप्स प्लस प्रेडिक्शंस। अगर तुमने ये सीक्वेंस बोल लिया तो हिस्ट्री वाला शॉर्ट आंसर काफी मजबूत हो गया। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन की जरूरत और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। डोबराइनर ने पीरियोडिक रिलेशनशिप इनिशिएट किया, न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव पैटर्न दिया, मेयर ने फिजिकल प्रॉपर्टी पैटर्न्स ऑब्जर्व किए और मेंडेलीव ने कॉम्प्रिहेंसिव टेबल, लॉ और प्रेडिक्शंस दिए। अब देखते हैं कि मॉडर्न टेबल ने एटॉमिक वेट की लिमिटेशन कैसे सॉल्व की। मेंडलीव के समय एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर क्लियर नहीं थी। फिर 1913 में हेनरी मोजली ने कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा में रेगुलरिटीज ऑब्जर्व की। फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड एक्सरेज को एटॉमिक नंबर Z से कंपेयर करने पर स्ट्रेट लाइन रिलेशन मिला, जबकि एटॉमिक मास के साथ ऐसा नहीं मिला। इससे एटॉमिक नंबर की फंडामेंटल इंपॉर्टेंस सामने आई। इस आधार पर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यही मेंडलीव लॉ और मॉडर्न लॉ का बेसिक डिफरेंस है। पहले एटॉमिक वेट्स ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल थे, अब एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रोटॉन्स की संख्या और न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होता है। यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन है। एटॉमिक नंबर केवल कोई लेबल नहीं है, ये न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बताता है और न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदलते ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और केमिकल प्रॉपर्टीज बदल सकती हैं। इसलिए मॉडर्न पीरियोडिसिटी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पीरियोडिक वेरिएशन से जोड़ना जरूरी है। एग्जैक्टली। पीरियोडिक लॉ को डीपेस्ट लेवल पर ऐसे समझो, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एक पैटर्न में रिपीट होती हैं और वही रिपीट होने वाले आउटर कॉन्फ़िगरेशंस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज पैदा करते हैं। इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल केवल प्रोटॉन काउंटिंग नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट और केमिकल बिहेवियर का मैप है। अब प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल की लैंग्वेज साफ करते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहते हैं और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स या फैमिलीज। सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वाले एलिमेंट्स एक ग्रुप में रखे जाते हैं।
IUPAC रिकमेंडेशन के अनुसार ग्रुप्स 1 से 18 तक नंबर्ड हैं। 1 सेकंड पॉज करके बताओ, ग्रुप और पीरियड में कौन हॉरिजॉन्टल है? पीरियड्स हॉरिजॉन्टल होते हैं, ग्रुप्स वर्टिकल। टोटल 7 पीरियड्स है। पीरियड नंबर उस पीरियड के एलिमेंट्स के हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से कॉरस्पॉन्ड करता है। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स, फिर 8, 8, 18, 18 और 32 एलिमेंट्स आते हैं। 7th पीरियड इनकम्प्लीट है और थ्योरेटिकल मैक्सिमम 32 हो सकता है। 6th और 7th पीरियड्स के 14 एलिमेंट्स नीचे सेपरेट पैनल्स में दिखाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि टेबल की स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट रहे और सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक कॉलम में अलाइन रहें। इसलिए नीचे रखे हुए लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स कोई अलग टेबल नहीं है, वे मेन पीरियोडिक टेबल का हिस्सा हैं। एग्जाम आंसर फ्रेम याद रखो। मॉडर्न टेबल एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। इसमें 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स हैं। सेम ग्रुप के एलिमेंट्स में सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है और पीरियड नंबर हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। चारों स्टेटमेंट्स को एक कोहेरेंट पैराग्राफ में लिखोगे तो आंसर प्रिसाइज लगेगा। अब एटॉमिक नंबर्स अबव 100 की नॉमेनक्लेचर। बहुत हेवी एलिमेंट्स अनस्टेबल होते हैं और कभी-कभी केवल कुछ एटम्स की मात्रा में मिलते हैं। डिस्कवरी क्लेम को लेकर कंट्रोवर्सी हो सकती है, इसलिए IUPAC ने टेम्पररी सिस्टमैटिक नेम्स के लिए न्यूमेरिकल रूट्स दिए। डिजिट्स के रूट्स जोड़कर अंत में IUM लगाया जाता है। रूट्स को सीक्वेंस में याद करो। 0 nil 1 and 2 b 3 try 4 quad 5 parent 6 hex 7 sept 8 oct 9 m। सिंबल में इनके एब्रिविएशंस यूज होते हैं। उदाहरण के लिए एटॉमिक नंबर 120 के डिजिट्स 1, 2, 0 हैं, इसलिए टेम्परेरी निम्बिनिलियम और सिंबल उबन बता है। लेकिन टेम्परेरी नेम और परमानेंट ऑफिशियल नेम अलग हो सकते हैं। डिस्कवरी प्रूव होने और ऑफिशियल रिकॉग्निशन के बाद IUPAC रिप्रेजेंटेटिव्स वोट करके परमानेंट नेम और सिंबल देते हैं। नेम डिस्कवरी कंट्री या किसी नोटेबल साइंटिस्ट को ऑनर कर सकता है। ये प्रोसेस याद रखने का तरीका है, पहले सिस्टमैटिक, बाद में ऑफिशियल। एक छोटा चेक, एटॉमिक नंबर 120 के लिए रूट्स क्या होंगे? 1 का अन, 2 का बी, 0 का निल। इन्हें जोड़कर अनबिनिल और अंत में आईयूम यानी अनबिनिलियम। सिंबल में क्रमशः यू, बी और एन यानी उब्म। ऐसे क्वेश्चंस में डिजिट ऑर्डर बदलना सबसे कॉमन मिस्टेक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलते हैं। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की लोकेशन लास्ट फिल्ड ऑर्बिटल के क्वांटम नंबर से कनेक्टेड होती है। इसलिए टेबल देखकर कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फ़िगरेशन देखकर पोजीशन इन्फर की जा सकती है। पीरियड नंबर आउटरमोस्ट या वैलेंस शेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n को शो करता है। फर्स्ट पीरियड में 1s ऑर्बिटल फिल होता है, इसलिए हाइड्रोजन का 1s1 और हीलियम का 1s2 कॉन्फ़िगरेशन है। सेकंड पीरियड 2s से शुरू होकर 2p फिलिंग के साथ नियोन तक कंप्लीट होता है, इसलिए उसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। थर्ड पीरियड में सोडियम से आर्गन तक 3s और 3p ऑर्बिटल्स फिल होते हैं, इसलिए फिर 8 एलिमेंट्स। फोर्थ पीरियड में पहले 4s भरता है, फिर 3d फिलिंग एनर्जेटिकली फेवरेबल होती है और अंत में 4p फिल होकर क्रिप्टन पर पीरियड कंप्लीट होता है। यही 3d ट्रांजिशन सीरीज का एंट्री पॉइंट है। फोर्थ पीरियड में स्कैंडियम से जिंक तक 3d ऑर्बिटल्स फिल होते हैं। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन 3d14s2 और जिंक का 3d10-4s2 दिया गया है। फिफ्थ पीरियड भी सिमिलर है, जिसमें 4d ट्रांजिशन सीरीज एट्रियम से शुरू होती है और 5p फिलिंग जीनॉन पर कंप्लीट होती है। सिक्स पीरियड में 6s, 4f, 5d और 6p क्रम से फिल होते हैं। सीरियम से ल्यूटेटियम तक 4f फिलिंग लैंथेनॉइड सीरीज बनाती है। सेवन पीरियड में 7s, 5f, 6d और 7p फिलिंग होती है और 5f फिलिंग एक्टिनॉइड सीरीज देती है। ये सीरीज नीचे इसलिए दिखाई जाती हैं ताकि टेबल का मेन स्ट्रक्चर बना रहे। अब फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स का लॉजिक देखो। ना इक्वल्स 5 पर अवेलेबल ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑर्डर 5s लेस देन 4d लेस देन 5p है।
टोटल ऑर्बिटल्स 1 + 5 + 3 या 9। हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए टोटल कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स और पीरियड में 18 एलिमेंट्स। तुम्हारा क्विक प्रेडिक्शन, 6th पीरियड में 32 क्यों? इसमें 6s, 4f, 5d और 6p सबशेल्स इन्वॉल्व्ड हैं। अवेलेबल ऑर्बिटल्स की टोटल कैपेसिटी 32 इलेक्ट्रॉन्स तक जाती है। आंसर में केवल 32 लिखना इनफ नहीं, ऑर्बिटल्स की फिलिंग सीक्वेंस और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी का रीजन भी लिखना। अब तक दूसरा बड़ा कनेक्शन क्लियर है। पीरियड टेल्स हाईएस्ट n, ग्रुप टेल्स सिमिलर वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन और ब्लॉक टेल्स लास्ट फिल्ड सबशेल का टाइप। इस 3 पार्ट फ्रेम को नोटबुक के टॉप पर लिख लो। इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले कई क्वेश्चंस डायरेक्ट रीजनिंग से सॉल्व होंगे, रोट मेमोरी से नहीं। अब ब्लॉक्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ब्लॉक का नाम उस सबशेल से आता है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लॉक केवल टेबल का विजुअल रीजन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सिक्वेंस है। एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आते हैं। इनके आउटर कॉन्फ़िगरेशन सामान्यतः NS1 और NS2 है। ये रिएक्टिव मेटल्स हैं और लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज के कारण आउटर इलेक्ट्रॉन्स रेडिली लूज करते हैं। ग्रुप 1 जनरली 1+ आयन और ग्रुप 2 2+ आयन बनाते हैं। डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर और रिएक्टिविटी बढ़ती है। एस ब्लॉक के कंपाउंड्स लिथियम और बेरिलियम के कंपाउंड्स को छोड़कर प्रेडोमिनेंटली आयोनिक होते हैं। ये डिटेल याद रखने योग्य है। लेकिन यहाँ एक सटल बात है, हाई रिएक्टिविटी की वजह से एस ब्लॉक एलिमेंट्स नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलते, वे कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। पी ब्लॉक ग्रुप्स 13 से 18 तक होता है। आउटर कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 से NS2 NP6 तक वेरी करती है। हर पीरियड के एंड पर नोबल गैस आता है जिसकी वैलेंस शेल क्लोज्ड होती है। क्लोज्ड शेल को ऑल्टर करना कठिन होता है, इसलिए नोबल गैसेस की केमिकल रिएक्टिविटी बहुत लो होती है। ग्रुप 17 हैलोजेंस और ग्रुप 16 कैल्कोजेंस हैं। हैलोजेंस एक इलेक्ट्रॉन और चाल्कोजेंस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने की टेंडेंसी रखते हैं, इसलिए इनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज हाईली नेगेटिव हो सकते हैं। नॉन मेटालिक कैरेक्टर पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, जबकि ग्रुप में नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। डी ब्लॉक ग्रुप्स 3 से 12 के बीच सेंटर में होता है। इनर डी ऑर्बिटल्स फिल होने के कारण इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इनकी जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन N-1D1 to 10 NS0 to 2 है, लेकिन पैलेडियम एक्सेप्शन है। ये मेटल्स हैं और कलर्ड आयंस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, पैरामैग्नेटिज्म तथा कैटालिटिक यूज दिखा सकते हैं। एक नुआंस मिस मत करना, जिंक, कैडमियम और मरकरी में डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसलिए वे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अधिकांश कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज नहीं दिखाते। हर डी ब्लॉक एलिमेंट को ऑटोमेटिकली टिपिकल ट्रांजिशन बिहेवियर वाला मान लेना कॉमन मिस्टेक है। क्वेश्चन में एक्सेप्शन का नाम एक्सप्लिसिटली लिखना यूजफुल रहेगा। एफ ब्लॉक में लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स आते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में फिल होता है। लैंथेनॉइड्स सीरियम से ल्यूटेशियम तक और एक्टिनॉइड्स थोरियम से लॉरेंसियम तक दिए गए हैं। दोनों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और मेटल्स हैं। एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं और कई एलिमेंट्स बहुत छोटी मात्रा में न्यूक्लियर रिएक्शन से बनाए गए हैं। हाइड्रोजन और हीलियम 2 स्पेशल केसेस हैं। हाइड्रोजन के पास 1s इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ग्रुप 1 से सिमिलैरिटी है, लेकिन वह 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल गैस अरेंजमेंट भी पा सकता है, इसलिए ग्रुप 17 से भी रिसेम्बलेंस है। हीलियम स्ट्रिक्टली एस ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, फिर भी फिल्ड शेल और नोबल गैस प्रॉपर्टीज के कारण ग्रुप 18 में रखा जाता है। एक मिनी रिकैप। एस ब्लॉक मीन्स आउटर एस फिलिंग, पी ब्लॉक मीन्स पी फिलिंग, डी ब्लॉक मीन्स इनर डी फिलिंग, एफ ब्लॉक मीन्स इनर एफ फिलिंग। ग्रुप 1 और 2 एस ब्लॉक, 13 से 18 पी ब्लॉक, 3 से 12 डी ब्लॉक और नीचे की 2 रोज एफ ब्लॉक। अब हम इस क्लासिफिकेशन को मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स से कनेक्ट करेंगे।
अगर किसी एग्जैक्ट डाउट में तुम्हें समझ ना आए कि कॉन्फ़िगरेशन से ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करें, तो एडजी में उसी डाउट को एआई ट्यूटर के सामने रखकर स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग कर सकते हो। अभी कॉन्सेप्ट फ्लो नहीं रोकते, पहले अपनी नोटबुक में लास्ट फिल्ड सबशेल और ब्लॉक का कनेक्शन लिख लो, फिर आगे ट्रेंड सेक्शन में चलते हैं। मेटल्स पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पर अधिक होते हैं और नॉन एलिमेंट्स का बड़ा हिस्सा मेटल्स है। वे जनरली गुड कंडक्टर्स, मलिएबल और डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स टॉप राइट साइड पर होते हैं, जनरली पुअर कंडक्टर्स और ब्रिटिल सॉलिड्स या गैसेस हो सकते हैं। बॉर्डरिंग जिगजैग लाइन के पास सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी और टेल्यूरियम मेटलाइड्स हैं। मेटालिक कैरेक्टर डाउन और ग्रुप बढ़ता है और पीरियड में लेफ्ट टू राइट घटता है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रो में प्रॉपर्टीज मेटालिक से नॉन मेटालिक की तरफ स्मूथली बदलती हैं। चेंज अब्रप्ट नहीं है। मेटलॉइड्स इसी इंटरमीडिएट बिहेवियर को दिखाते हैं। एक सेकंड सोचो, मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन कैसा होगा? अब एटॉमिक रेडियस, एटम की बाउंड्री शार्प नहीं होती, इसलिए रेडियस डायरेक्टली बॉल की तरह मेजर नहीं कर सकते। नॉन मेटल्स के लिए कोवेलेंट रेडियस, जैसे Cl2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड डिस्टेंस 198 pm का हाफ 99 pm लिया जाता है। मेटल्स के लिए मेटालिक रेडियस क्रिस्टल में एडजेसेंट मेटल कोर्स की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ होता है। एटॉमिक रेडियस पीरियड में जनरली डिक्रीज करता है। सेम वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इसलिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होता जाता है। ग्रुप में नीचे जाने पर न्यू एनर्जी लेवल्स जुड़ते हैं और इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं, इसलिए रेडियस बढ़ता है। आयोनिक रेडियस में केटायन पेरेंट एटम से छोटा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन हट गया, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज वही रहता है। एनायन पेरेंट एटम से बड़ा होता है क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शन बढ़ती है। एग्जाम्पल, सोडियम का एटॉमिक रेडियस 186 pm और Na प्लस आयनिक रेडियस 95 pm। फ्लोराइड आयन का रेडियस फ्लोरीन एटम से बड़ा है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का अर्थ है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली स्पीशीज। O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस और Mg2 प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनका साइज सेम नहीं होता। सेम इलेक्ट्रॉन्स होने पर ग्रेटर पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, इसलिए रेडियस छोटा होता है। एक क्लासिक कंपैरिजन Mg, Mg2 प्लस, L और Al3 प्लस। लार्जेस्ट Mg होगा क्योंकि कैटायंस स्मॉलर हैं और पीरियड में रेडियस घटता है। स्मॉलेस्ट L3 प्लस होगा क्योंकि हाई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को सबसे स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। एग्जाम में रूल लिखो, फिर ऑर्डर बताओ। केवल आंसर लिखना कम कन्विंसिंग रहता है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी, यह आइसोलेटेड गैसियस एटम को ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है। फर्स्ट प्रोसेस एक्स गैस से एक्स प्लस गैस और इलेक्ट्रॉन देता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है और सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज बढ़ती हैं, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन से इलेक्ट्रॉन हटाना और डिफिकल्ट होता है। अक्रॉस अ पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जनरली बढ़ती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, शील्डिंग बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली हेल्ड होता है। डाउन अ ग्रुप आउटर इलेक्ट्रॉन दूर होता है और शील्डिंग बढ़ती है, इसलिए उसे रिमूव करने के लिए कम एनर्जी चाहिए। नोबल गैसेस मैक्सिमा और एल्कली मेटल्स मिनिमा दिखाते हैं। लेकिन जनरल ट्रेंड को मैकेनिकल रूल मत बनाना। बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरान से अधिक है, क्योंकि बोरान में रिमूव होने वाला इलेक्ट्रॉन 2p में, जबकि बेरिलियम में 2s इलेक्ट्रॉन ज्यादा पेनिट्रेटिंग और टाइटली हेल्ड है। इसी तरह ऑक्सीजन की वैल्यू नाइट्रोजन से कम है, क्योंकि ऑक्सीजन में पेयर 2p इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन बढ़ता है। एग्जाम पॉइंट, एक्सेप्शंस एक्सप्लेन करने के लिए 3 वर्ड्स यूजफुल हैं: सबशेल, पेनिट्रेशन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। एल्यूमिनियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम से लोअर होने की प्रेडिक्शन भी इसी लॉजिक से आती है, क्योंकि एल्यूमिनियम का रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन 3p में है और 3s इलेक्ट्रॉन से अधिक शील्डेड है।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तब डिफाइन होती है जब न्यूट्रल गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाता है। एनर्जी रिलीज हो तो वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। हैलोजेंस की वैल्यूज हाई नेगेटिव होती हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। नोबल गैसेस में एडेड इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट हायर लेवल में जाता है, इसलिए वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जितना सिस्टमेटिक नहीं है। जनरली पीरियड में लेफ्ट टू राइट ये मोर नेगेटिव होती है और ग्रुप में नीचे लेस नेगेटिव, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से अधिक नेगेटिव है। फ्लोरीन के छोटे n इक्वल्स टू लेवल में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा है, जबकि क्लोरीन का n इक्वल्स 3 n बड़ा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपाउंड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है। यह आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तरह डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। पॉलिंग स्केल सबसे वाइडली यूज्ड है और फ्लोरीन को 4.0 वैल्यू दी गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में बढ़ती और ग्रुप में घटती है क्योंकि यह एटॉमिक रेडियस के ऑपोजिट ट्रेंड को फॉलो करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मिक्स मत करना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर एंथैल्पी चेंज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केमिकल कंपाउंड में शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की क्वालिटेटिव एबिलिटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की फिक्स्ड यूनिवर्सल वैल्यू भी नहीं होती, बॉन्डेड पार्टनर के अनुसार वैल्यू बदल सकती है। वैलेंस या ऑक्सीडेशन स्टेट भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझ आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में वैलेंस अक्सर आउटर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या 8 माइनस आउटर इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होती है। सिलिकॉन और ब्रोमीन का एग्जाम्पल लो। सिलिकॉन की वैलेंस 4 और ब्रोमीन की 1, इसलिए फॉर्मूला SiBr4। एल्यूमिनियम और सल्फर से L2S3 बनता है। केमिकल रिएक्टिविटी पीरियड में दोनों एक्सट्रीम्स पर हाई और सेंटर में कंपैरेटिवली लो होती है। लेफ्ट एक्सट्रीम के मेटल्स इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करके कैटायंस बनाते हैं, जबकि राइट एक्सट्रीम के हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन गेन करके आनायंस बनाते हैं। लेफ्ट से राइट मेटेलिक कैरेक्टर घटता और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। इसी से रेड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर कनेक्ट किया जाता है। ऑक्साइड्स का पैटर्न भी याद रखो। पीरियड के लेफ्ट साइड का ऑक्साइड बेसिक हो सकता है, जैसे Na2O। राइट साइड का ऑक्साइड एसिडिक, जैसे Cl2O7। सेंटर के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक या न्यूट्रल हो सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ अलग बिहेवियर दिखाता है। हम फाइनल सेक्शन में एंटर कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैप यह है। एटॉमिक नंबर मॉडर्न बेसिस है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिसिटी एक्सप्लेन करती है। पीरियड हाईएस्ट n बताता है। ग्रुप सिमिलर वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। ब्लॉक्स लास्ट फील्ड सबशेल से तय होते हैं। रेडियस अक्रॉस घटता, डाउन बढ़ता, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस बढ़ते, डाउन घटते। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली अक्रॉस मोर नेगेटिव होती है। अब तुम्हारा फाइनल चैलेंज, बिना नोट्स देखे मेंडलेव लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कंपेयर करो। फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स जस्टिफाई करो। Mg2+ और Mg का साइज कंपेयर करो और B वर्सेस B तथा O वर्सेस N की आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सेप्शंस एक्सप्लेन करो। कॉमन मिस्टेक ये है कि हर ट्रेंड को बिना एक्सेप्शन के याद कर लिया जाए। अगला स्टेप है इन 4 आंसर्स को लिखकर बोलकर रिकॉल करना। चाहो तो एडजी के एक्टिव रिकॉल रिवीजन चैलेंज में इन्हें टेस्ट की तरह सॉल्व करो। बहुत अच्छा रिवीजन हुआ। अब पीरियोडिक टेबल को रटने की चीज नहीं, रीजनिंग का मैप समझो।